कहाँ यूज होता है रेडॉक्स रिएक्शन? सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हैं, देखिए हम लोग फोटोसिंथेसिस मेथड को अगर देखें तो बेसिकली होता क्या है कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर में सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट में के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट को मैं एच, और ये सिंबल है न्यू, वी नहीं है, न्यू बोलते हैं इसको, सनलाइट दिखाने के लिए मैंने ये लिख दिया है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसको आप पिगमेंट भी कहते हो, तो क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में CO2 और H2O जुड़ के बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6, एक्वस बनेगा ये, और साथ में बनेगा O2। अब ध्यान दो रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो CO2 में कार्बन वाज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन वाज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2 था। जब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो आप देखिए जरा, हाइड्रोजन पे +1 लीजिए, ऑक्सीजन पे -2 लीजिए, और बताइए कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया होगा? बोलो। और यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 0। तो ऑक्सीजन देखिए, CO2 और H2O का ऑक्सीजन -2 से 0 पे चला गया, दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। और अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन जो था वो +4 से चला गया 0 में, मतलब ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंने पहले ही बताया। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे +4 से 0, यानी कि ये हो गया रिडक्शन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो, कार्बन का रिडक्शन हो गया ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया इनटू O2। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है जहां पे सनलाइट वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे CO2 और H2O कंबाइन होंगे, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा। अगर सिर्फ सनलाइट है और CO2 H2O तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर सिर्फ क्लोरोफिल है और सनलाइट नहीं है तो काम नहीं चलेगा। दोनों चीजें होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि कार्बन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो ग्लूकोज फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है प्लांट्स के अंदर में, दैट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देन और लिख लेना, लाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। ओके, देन फोटोसिंथेसिस के बाद मेटलर्जी में इसका एक एप्लीकेशन है। मेटलर्जी मतलब मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हम उनके ओर से, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। जैसे कि आयरन ओर, आयरन ओर हम देखें Fe2O3, इसका नाम है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट को पहले तो प्यूरिफाई करते हैं थोड़ा थोड़ा, इसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। उसके बाद फिर ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन के साथ, कार्बन सॉलिड कोक के फॉर्म में, कहते हैं इसको कोक। क्या होता है? तो कोल जो होता है उसको हीट कर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ लाइट, तो कोल से बन जाता है कोक। जैसे वुड से बनता है चारकोल, वैसे ही कोल से बनता है कोक। तो कोक के प्रेजेंस में रिडॉक्स रिएक्शन होगा और हमें मिल जाएगा Fe+CO। अब जरा आप ध्यान दें अगर, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इट वाज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 0 में आ गया। कार्बन जो कि 0 में था वो CO में अगर गया है तो +2 जाएगा। कई बार आप देखेंगे CO2 भी लिखा होता है, तो यहाँ पे CO बन रहा है, फिर CO से फिर रिड्यूस होगा तो गिव CO2, ये भी रिएक्शन होती है। Fe2O3 + CO गिविंग
plus CO2. This is also a redox reaction. तो ये हो गया, लिख लो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट Fe2O3 in blast furnace on reaction with coke is a reduction of Fe2O3. यहाँ पे आयरन का रिडक्शन हो गया, आयरन इन Fe2O3 का रिडक्शन हो गया टू Fe. तो मेटलर्जी में बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम लोग इसी तरीके से रिडक्शन से निकालते हैं. इसी तरीके से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 by electrolysis is also reduction of aluminium in Al2O3. Then third one, नोट कर लीजिए यहाँ तक. Okay, then third one is oxidation of fuel. तो फ्यूल का जो कंबशन होता है, बेसिकली दिस इज कंबशन. जैसे हमारे घर में एलपीजी होती है, एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो जो सिलेंडर होता है हमारे घर पे, उसमें एलपीजी का मतलब उसमें बेसिकली दो चीज़ें होती है. उसमें एक होता है ब्यूटेन, दैट इज अ नॉर्मल ब्यूटेन, और एक आइसोब्यूटेन होगा. कुछ जगहों पे ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन ही समझें आप फिलहाल. तो ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होगा इसमें, C4 एंड H10. ये होता है एलपीजी. तो इसको जब आप बर्न करते हो तो आपको मिलता है CO2 एंड H2O. अब अगर आप ध्यान देंगे तो कौन सी रिएक्शन का टाइप है ये? दिस इज सिंपल कंबशन रिएक्शन एंड दैट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप बोल सकते हो कि C4H10 का ऑक्सीडेशन हो गया. तो हाइड्रोजन पे अगर हम लें +1, तो +1 और 10 +10 हो जाएगा. और इधर हो जाएगा कितना, +10, और कार्बन पे फिर कितना आ जाएगा, 10/4, 5/2, 2.5. और CO2 में आप आ जाएंगे तो कार्बन पे +4 हो जाएगा. तो कार्बन का हो गया यहाँ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन जो कि 0 पे था वो चला गया -2 में, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया. और इसके साथ बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है जिसको आप कुकिंग के लिए यूज कर देते हो. तो जितने भी फ्यूल हैं, जैसे आप पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं. हाइड्रोकार्बन मतलब इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है. तो इनको जब आप बर्न करते हो तो आपको CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा, और साथ में हीट रिलीज होगी. तो जितने भी कंबशन रिएक्शन है, जितना भी फ्यूल का आप बर्न करते हो, वो सब के सब
सबके सब रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स कंसिडर किए जा सकते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज को भी आप बर्न कर सकते हो, C6H12O6। इसको अगर आप बर्न कर दो तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन दो ही चीजें हैं और ऑक्सीजन है, तो CO2 और H2O मिलेगा आपको और साथ में हीट रिलीज होगा। अच्छा, कई बार आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपको ध्यान रखना है। ब्यूटेन जो होगा वो ऐसा होगा स्ट्रेट चेन, और आइसोब्यूटेन में ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। दिस वन इज आइसोब्यूटेन एंड दिस इज ब्यूटेन। मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा यहाँ, सिर्फ कार्बन का चेन बना रहा हूँ। नोट कर लिया हमने। आइसोमर्स के बारे में हम करेंगे बात फिर कभी। आप ऐसे समझिए ना, देखिए इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और जनरल फॉर्मूला C4, इसमें फॉर्मूला आएगा C4H10। इसमें देखो तो इसमें भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है। यहाँ पे भी आपने देखा तो आपको यही दिखाई देगा दैट 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनको बोलते हैं आइसोमर। तो ये ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों आइसोमर्स होंगे और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10। डिटेल में आइसोमर्स अलग से पढ़ाते हैं, हम बाद में बताएंगे, तो डिटेल में चर्चा होगी बाद में। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। प्रोपेन भी हो सकता है, कई जगहों पे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के साथ कई बार प्रोपेन भी लिखा हो सकता है, ठीक है, बट ब्यूटेन सबसे ज्यादा मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसमें ध्यान रखना है। तो अगला देख लीजिए, फोर्थ वन जितनी भी हम बैटरीज देखते हैं, जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरीज, ये सब रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो जैसे हमारे पास एक नॉर्मल सा सेल है, लेट्स से इधर ले लिया हमने जिंक सल्फेट ZnSO4 और इसके अंदर में जिंक का रॉड डिप कर दिया, और दूसरी तरफ हमने ले लिया है कॉपर, और कॉपर को डिप किया है CuSO4 में। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक इस तरीके का हमने ट्यूब लगा दिया और इनको फिर कनेक्ट कर दिया हमने आपस में। ये एक मान लीजिए बल्ब है, रेजिस्टेंस कुछ भी। तो ये आप देखेंगे जैसे ये कनेक्ट होगा बल्ब आपका ग्लो होने लगेगा। और ये बीच में हम लोगों ने इसके अंदर में एक सॉल्ट ले रखा है, KCl जैसा कोई सॉल्ट है मान लीजिए। तो ये जो सेल है ये एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आप जो नॉर्मल घड़ियों में लगाते हैं बैटरीज, जो वॉचेज में लगा होता है, दे आर ऑल बैटरीज और सेल्स। ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऐसा एक सेल है। हम लोग जो बैटरीज यूज करते हैं उनको बोलते हैं ड्राई सेल्स, जिनमें से सब कुछ ड्राई होता है, कुछ भी लिक्विड नहीं होता। ये वाला एक नॉर्मल लिक्विड वाला सेल है। तो इस रिएक्शन का एग्जांपल देके मैं समझाना चाहता हूँ कि सेल का वर्किंग क्या हो रहा है। तो यहाँ पे होगा ये कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे। जिंक मेटल से जिंक+2 बनेगा और जिंक+2 सॉल्यूशन में आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल जाएंगे इधर वायर के थ्रू अपने सर्किट में। और दूसरी तरफ हमारे पास जो कॉपर था सॉल्यूशन के अंदर में, देखिए कॉपर सल्फेट है तो कॉपर+2 में है सॉल्यूशन में। तो ये जो कॉपर+2 है ये इधर वायर से जो आने वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना लेगा कॉपर। तो जिंक जो है वो जिंक+2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये हो गया रिडक्शन। ओवरऑल अगर आप देखें इन दोनों को ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, दैट इज जिंक+कॉपर+2 गिविंग जिंक+2 प्लस कॉपर। ये है ओवरऑल सेल की रिएक्शन, इसको बोलेंगे सेल रिएक्शन।
तो कोई भी सेल हो आपके पास, कोई भी सेल, उसके अंदर जिंक नहीं होगा, कोई दूसरा सब्सटेंस होगा, कॉपर नहीं होगा, कोई दूसरा सब्सटेंस होगा, लेकिन वहां किसी ना किसी एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, और कोई एक दूसरा सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जो गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक रिड्यूस हो रहा होगा, और जो भी करंट है वो वायर के थ्रू फ्लो हो रहा होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, ये तो हमारा है गैल्वेनिक सेल बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल। इसके अलावा जितने सेल होते हैं, जैसे हम नॉर्मल जो यूज करते हैं वो होता है ड्राई सेल। ओके, जो बैटरीज हम गाड़ियों में यूज करते हैं सेल्फ स्टार्ट के लिए, बाइक्स में और कार्स में, वो होता है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में एसिड होता है H2SO4, तो वो ड्राई नहीं होता, लिक्विड होता है उसके अंदर में, तो इसलिए उसको ड्राई सेल नहीं बोलेंगे। और भी कई तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। एक मरकरी का होता है, मरकरी सेल। मरकरी सेल हमने देखा है जो आपके वॉचेज में होता है, जो आप हाथ में पहनते हो, उसमें वो जो छोटा सा गोल सा लगा होता है, दैट इज मरकरी सेल। तो ये जितने भी सेल होते हैं इनमें एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा होगा, बेसिकली दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो जितनी बैटरीज होती हैं वो सब रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन कंसिडर होगा। ओके, देन जो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल लिखा था, इसमें आप एक चीज देख लीजिए, ये जो मैंने ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिखा है C6H12O6 O2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये ग्लूकोज है। तो हमारी बॉडी के अंदर में जो सेल्स होती हैं, तो सेल्स के अंदर में एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी? तो सेल्स के अंदर में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा टू गिव CO2 एंड H2O, और एनर्जी वहां रिलीज होगी। तो बॉडी के अंदर में आप जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो एनर्जी है वो ग्लूकोज के कंबशन से प्रोड्यूस हो रही है। बॉडी के अंदर में, सेल्स के अंदर में यही रिएक्शन से आपको एनर्जी मिल रही है, जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी लिख लो और इसको लिख लेना, दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सेल्स। बॉडी के अंदर में इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देन ऑक्सीडेशन के, रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, लिख लीजिए इसको अलग से, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, सो पहला है कोरोजन। कोरोजन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। जैसे कि आयरन होता है, ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में डॉट XH2O। यहाँ X जो है वो नंबर वेरी हो सकता है, 1 2 3 4, इसलिए X लिखा है यहाँ पे। तो Fe2O3 डॉट XH2O, ये रस्ट कहलाता है कॉमन लैंग्वेज में। तो आयरन का रस्टिंग प्रोसेस जो है वो एक देखिए, Fe0 से किस में गया, +3 में, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो मेटल का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कोरोजन हो जाता है, इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कॉपर का। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और O2 के साथ और H2O के प्रेजेंस में टू गिव CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। दिस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन होता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल अपने को देखना है अगर कॉपर के कोरोजन का, तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कॉपर का बना हुआ है, बट अपीयरेंस उसका कैसा है, ग्रीन, क्योंकि मॉइस्चर CO2 और H2O के प्रेजेंस में उसका जो सरफेस है, तो उसका जो सरफेस है, उसका सरफेस जो है वो पूरा का पूरा ऊपर से कोरोजन हो गया वो, और वो ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मूवीज में देखा ही होगा हमने, कॉपर की बॉटल में होता है, जो 5 रुपए का कॉपर का कॉइन आता है वो देखा है हमने, जो जिसमें कॉपर के साथ दूसरे एलॉयज होते हैं, वो भी उसके ऊपर भी आप देखेंगे कई बार ग्रीन कलर का एक कोरोजन हो जाता है। तो वो कॉइन्स के साथ भी होता है। कॉपर जहाँ पे भी है, अगर वो CO2 O2 और H2O के कांटेक्ट में आएगा, CO2 और O2 तो आपके एटमॉस्फेयर में है ही,
मॉइस्चर अगर आ गया थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में तो फिर वो कोरोजन शुरू हो जाता है और ग्रीन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। सो जो भी मेटल्स का कोरोजन है दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। देख लीजिए, कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, CuCO3 में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का, मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया है। जैसे एक और हम एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, सिल्वर का, सिल्वर loses its shine in presence of H2S, in presence of H2S to give सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो आपने अगर देखा हो चांदी का कोई बर्तन हो तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रेजेंस में Ag2S बन जाता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। सिल्वर का भी कोरोजन होता है, वैसे तो सल्फर H2S क्वांटिटी में कम होता है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से सिल्वर का इतना जल्दी नहीं होता कोरोजन, बट इट कैन गेट कोरोडेड। कोरोजन यहाँ पे भी हो सकता है। अब अगर रस्टिंग होगी तो मेटल आपका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इससे बचने का क्या तरीका है, तो उसके लिए हम लिख लेंगे मेथड्स। नोट कर लीजिए यहाँ तक, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो एक तो सबसे कॉमन तरीका है कि उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया जाए। हमने देखा है ये सबसे कॉमन तरीका है, ग्रीसिंग, ऑयल लगा देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, या फिर सरफेस को पेंट कर दो। तो इनसे कांटेक्ट में ही नहीं आएगा। अगर CO2 और H2 O2 और H2O के तो कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो कोरोजन कहाँ से होगा। इसी तरीके से आयरन के सरफेस को हमने देखा है O2 और H2O से बचने के लिए पेंट कर दिया जाता है। तो अब तो प्लास्टिक के आने लगे हैं कूलर्स, नहीं तो पहले क्या होता था, हर जब भी कूलर यूज करने का टाइम आता था तो पहले उसको निकालते थे, उसको पेंट करते थे, क्योंकि वो आयरन वाले जो पुराने कूलर्स थे उनको पहले पेंट करना पड़ता था, नहीं तो कोरोजन हो के धीरे धीरे उसके टंकी में छेद हो जाता है। तो इसलिए उसको पेंट किया जाता था कोरोजन से बचने के लिए। तो कई तरीके हैं, जल्दी जल्दी से नोट कर लेंगे हम। लिखें मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। पहला, बाय पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स। देखा ही हमने, विंडोज जैसे कि फॉर एग्जांपल जो विंडोज हैं उस पे आपने देखा ब्लैक कलर का पेंट लगा रखा है हमने, खिड़कियों पे जो जाली लगी होती है आयरन की, उसी तरीके से आयरन के जो गेट होते हैं उनको आपको पेंट करना पड़ता है बार बार ताकि उसमें कोरोजन मत हो। देन इसी तरीके से रेलवे कोचेज को भी पेंट करते हैं हम लोग। जो भी आयरन के सरफेस हैं, कोचेज ऑफ रेलवे, बसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना भी आयरन का है उसको अगर आपको बचाना है तो सबसे सस्ता तरीका है पेंट कर दीजिए उसे। पेंट कांटेक्ट में ही नहीं आने देगा मॉइस्चर के और कोरोजन से बचा लेगा। सेकंड, ये भी कॉमन तरीका है, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, फॉर एग्जांपल मशीन पार्ट्स को अगर कोरोजन से बचाना है तो हम लोग ऑयल और ग्रीस लगा देते हैं इस पर। जैसे गाड़ियों में हम देखते हैं ग्रीसिंग सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। थर्ड वन एक इंपॉर्टेंट वन है, इसको आपको ध्यान रखना है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लिख लो, द आयरन surface is coated with a thin surface of zinc. Iron surface is coated with a thin surface of zinc to prevent corrosion of iron. अब होता दरअसल ये है कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। एक बार कोरोजन हो गया अगर आयरन का तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वो सिंपल मेथड नहीं है कि रस्ट से वापस आयरन बना लें, वो एक एक्सपेंसिव मेथड है। उससे ज़्यादा सस्ता है कि आप दूसरा आयरन खरीद के ले आओ। तो इसलिए हम लोग रस्ट से वापस नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल उसके ऊपर छिड़क दिया और वापस उसको आपको वापस से पूरा, जैसे आपने देखिए अभी मैंने बताया था Fe2O3 से आपने आयरन कैसे एक्सट्रैक्ट किया था, कार्बन के साथ रिडक्शन करके, याद है ये प्रोसेस मेटलर्जी वाले में, Fe2O3 + C गिविंग Fe + CO। तो आप तो वहां पहुंच गए ना, आपने आयरन को कन्वर्ट कर दिया
Fe2O3 में। तो अब आप यहाँ पहुँच गए, अब आप कार्बन के साथ इसको रिड्यूस करो तो Fe+CO बनेगा, या Fe+C गिव्स Fe+CO2, ये दिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये प्रोसेस करेंगे तब होगा, वापस से मेटलर्जी में करना पड़ेगा, भट्टी में डाल के, फर्नेस में डाल के वापस से रिडक्शन करना पड़ेगा, तब होगा। ऑक्सीडेशन होना आयरन का आसान था, लेकिन वापस उसको रिड्यूस करके आयरन बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इतना आसान होता तो हम लोग कर चुके होते, नहीं होता, इसलिए तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आयरन को। तो गैल्वेनाइजेशन में बता रहा था कि जिंक इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन, so it gets oxidized and protects आयरन। तो बेसिकली होता यह है कि जो आपने देखा होगा गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप्स आते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप्स जो होते हैं उनमें पाइप्स के ऊपर आप देखेंगे तो एक बहुत पतली सी इसके ऊपर एक कोटिंग लगी होगी जिंक की। तो आयरन का जो था इसके ऊपर जिंक की कोटिंग इसलिए की क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा इजिली ऑक्सीडाइज होता है। तो जब कॉन्टैक्ट में आएगा तो पहले तो मोर ऑक्सीडाइज इजिली ऑक्सीडाइज होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जिंक खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन आयरन को प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है गैल्वेनाइज्ड पाइप के नाम से। तो गैल्वेनाइज्ड पाइप एक नॉर्मल आयरन की पाइप से ज़्यादा टिकाऊ होता है क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पहले उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोटेक्ट कर लेता है आयरन को जल्दी से ऑक्सीडाइज होने से। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, जिंक एक टाइम के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद आयरन का नंबर आ जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एक टाइम होता है जब तक वो चलता है, बट नॉर्मल आयरन की ट्यूब से ज़्यादा चलता है। तो इस वजह से गैल्वेनाइज्ड पाइप ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। ये एक मेथड हो गया आयरन को प्रोटेक्ट करने का, गैल्वेनाइजेशन। ये एक इंटरेस्टिंग मेथड है, ध्यान रखना है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। आयरन सरफेस को जिंक के का कोटिंग लगा देते हैं हम, तो कोटिंग लगाने से जिंक खुद ऑक्सीडाइज होकर आयरन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। गैल्वेनाइज्ड पाइप्स लिख लो यहाँ पे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनाइज्ड पाइप्स। और फिर ये हो गया रस्टिंग को प्रिवेंट करने का मेथड। और दूसरा एक इसका डिसएडवांटेज या बोले नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन हमारे लिए वो डिसएडवांटेज होता है, वो होता है रेंसिडिटी। सेकेंड, रेंसिडिटी। जैसे कि रेंसिडिटी का आप सीधा सा मतलब समझो तो जो आपके फूड होता है, खाना होता है आपके पास में, वो ज़्यादा टाइम तक बाहर रखने से क्या होता है, खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है खराब? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका जो खाना था वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब वो ऑक्सीडाइज हो गया तो अब वो जो आपने पकाया था वो अब नहीं रहा, वो ऑक्सीडाइज होकर कोई दूसरा सब्सटेंस बन चुका है, तो उससे एक अलग तरीके का स्मेल आने लगता है। अलग तरीके का एक स्मेल आने लगता है तो आपको ये पता चल जाता है कि ये खराब हो गया, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसको बोलेंगे रैंसिडिटी। रैंसिड होना मतलब खाना खराब हो जाना, ज़्यादा देर बाहर रखने की वजह से। तो हुआ ये कि आपका खाना जो है वो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो गया। आपने देखा होगा गर्मियों में आप चावल रख दो ज़्यादा टाइम तक, तो एक दिन रखोगे आप तो अगले दिन वो थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना, थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो रैंसिड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है वहाँ पे पार्टिकल्स फूड के। तो ये जो ऑक्सीडेशन है फूड का ज़्यादा टाइम तक बाहर रखने पे, इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। वर्ड्स में लिख लीजिए इसको, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और फैट्स और ऑयल्स on keeping for long time and start giving an unpleasant smell, start giving unpleasant smell and taste. This is called rancidity. तो खाना जो खराब हो जाता है बाहर रखने पे, इस वजह से खराब हो जाता है क्योंकि खाने का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है चारों तरफ, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है। गर्मियों में हाई टेम्परेचर पे रेंसिडिटी और फास्ट होती है, बिकॉज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए खाने को फ्रिज में रखना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पे रेंसिडिटी जल्दी हो जाएगी। तो ये होता है हमारा रेंसिडिटी। देख लो एक पॉइंट और, रेंसिडिटी इज ड्यू टू एरियल
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, हवा में ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का। ओके, प्रिवेंट कैसे करें रेंसिडिटी को? लिखो मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। मैं बस बताता जाऊंगा, आपको सब समझ में आता जाएगा क्योंकि ये आपने सारे मेथड देख रखे हैं। तो पहला मेथड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। नाम से समझ में आ रहा है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स। तो सबसे जल्दी ऑयल का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोक दें, ऑक्सीडेशन न होने दें, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दें अगर हम, तो हम ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर लेंगे और इससे हमारा खाना खराब नहीं होगा, तो रेंसिडिटी से हम बचे रहेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आर बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो दूसरों को रिड्यूस होते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो फूड को प्रिवेंट कर लेंगे ऑक्सीडाइज होने से। जैसे एग्जाम्पल है इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है, एक है BHA, दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। एक और जो यूज करते हैं वो है BHT। BHT इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन, ये दो कॉमनली यूज किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ओके, दूसरा मेथड है जो आपने देखा है, जो चिप्स आते हैं, देखा है आपने? चिप्स के जो पैकेट होते हैं वो बहुत सारा उसके अंदर में हवा भरा होता है। जो पैकेट होता है चिप्स का, उसमें बहुत सारा एयर भरा होता है। वो जो एयर होता है वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों डालते हो आप इतना सारा एयर उसके अंदर में? इसलिए डालते हो क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस होती है, और वो इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती जनरली। तो N2 गैस के प्रेजेंस में वो किसी ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देते उसको। तो उससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। यहाँ तक नोट कर लिया हमने। तो सेकेंड मेथड लिखेंगे जो चिप्स के पैकेट में खास तौर पे यूज किया जाता है, वो है नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में पैक कर देना अपने फूड आर्टिकल को, ताकि वो कांटेक्ट में ही नहीं आए ऑक्सीजन के। ना कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के, ना ऑक्सीडेशन होगा। नोट कर लिया हमने। हाँ, तो लिखो सेकेंड मेथड, rancidity can be prevented by packing fat and oil containing food in nitrogen gas। तो नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में हम लोग पैक कर देते हैं जिनमें ऑयल होता है या फैट होता है, ऐसे सब्सटेंस को। इससे भी हम प्रिवेंट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेना, नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव गैस। तो इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है ये, क्योंकि खुद रिएक्ट नहीं होती। एंड देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज ऑक्सीडेशन। ओके, तीसरा जो सबसे कॉमन मेथड है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ करते हैं, मतलब आपके घर वाले यूज़ करते होंगे, रेफ्रिजरेटर में डाल देना खाने को। तो लो टेम्परेचर में जो है रेंसिडिटी बहुत स्लो हो जाती है। ओके, तो ये लिख लो थर्ड मेथड। जितने भी ऑयल या फैट कंटेनिंग है उन सब का रेंसिडिटी हो सकता है, उन सब का रेंसिडिटी होता है। आप ऑयल को काफ़ी देर तक खुला छोड़ दो तो वो खराब होने लगता है। इसी तरीके से आप घी को बहुत टाइम तक खुला छोड़ दो तो टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। हो सकता है घी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करे, जल्दी खराब नहीं हो। ओके, और ऑयल जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। आपने वेजिटेबल घी का नाम सुना है? वेजिटेबल घी ऑयल से बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा जल्दी रेंसिड हो जाता है। तो उसको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए उसको हम लोग हाइड्रोजिनेट कर देते हैं और उसको
वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड हो जाता है, फिर वो ऑयल लिक्विड रहता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा टाइम तक रेंसिड नहीं होता, काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होता। तो शादियों में आपने देखा है खाने जो बनते हैं वो डालडा में बनता है, डालडा बोलते हैं, डालडा एक ब्रांड था। खैर मैं बेसिकली वेजिटेबल घी की बात कर रहा हूँ। तो ऑयल में नहीं पकाते हैं, क्योंकि शादियों का खाना काफ़ी लोगों को भेजना होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक उसको रखना होता है, तो इसलिए उस खाने को आप किसमें बना रहे हो, वेजिटेबल घी में, ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि वो रेंसिड नहीं होता है। ऑयल में बनाएंगे तो 4 दिन में वो फिर खराब हो जाएगा, फिर आप उसको किसी और को शादी की मिठाई कहीं और भेज नहीं सकते फिर। समझ में आ रहा है? तो वो लंबे समय तक करना है, तो घी जो है वो भी उसका भी रेंसिडिटी कम होता है, मतलब स्लो होता है, ऑक्सीडेशन उसका प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। इसलिए आप देखें कि अगर खुला रखा हुआ है घी तो जल्दी खराब नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि कभी खराब नहीं होगा, रेंसिडिटी होगी बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, तो थर्ड मेथड लिख रहे थे हम लोग। नोबल गैसेस के प्रेजेंस में भी रख सकते हैं, बट नोबल गैसेस बहुत ही रेयर होते हैं, इजीली मिलते नहीं हैं, और इस वजह से जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस इजीली अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर का 78% नाइट्रोजन है, काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होता है, बट अगर मैं हीलियम या नियॉन गैस ढूंढने जाऊंगा तो उसमें बहुत मुश्किल आएगी, बहुत रेयर होते हैं वो। तो जो अवेलेबल भी तो होना चाहिए, इनर्ट गैस में रख तो सकते हैं बट इनर्ट गैस आपके पास होना भी तो चाहिए। पता चला इनर्ट गैस का कॉस्ट ही ज़्यादा है, आपका चिप सस्ता है, तो फिर ऐसे पैकिंग का क्या मतलब। ओके, रेंसिडिटी कैन बी retarded by keeping food in रेफ्रिजरेटर। एक तो ये हो गया, रेफ्रिजरेटर में रख दो लो टेम्परेचर पे, रेंसिडिटी स्लो हो जाती है। एक और मेथड है, एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हैं हम लोग, लिख लो, रेंसिडिटी कैन बी retarded by storing food in air tight containers, एयर के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आने देंगे। एंड फिफ्थ मेथड है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट तो नहीं हो सकता, रिटार्डेड, स्लो कर सकते हो आप, रोक नहीं सकते, रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में रेंसिडिटी और फास्ट हो जाती है, तो लाइट से दूर रख के भी आप स्लो कर सकते हो रेंसिडिटी। वेजिटेबल की देखा है